Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we will be discussing topic 5 part 2. So let's begin. See, in this lecture we'll be covering all these bold part that you can see. Myths and rituals को हम cover करेंगे, forms of religion in tribal and peasant societies को cover करेंगे, then religion, magic और science के बीच में क्या similarities है, क्या differences है, हम वो देखेंगे, and at the end हम magic को religion functionaries के बारे में पढ़ेंगे. And of course we'll study all these along with the value additions जो कि आपके examination point of view से काफ़ी important होंगे. So please pay attention to the videos. शुरू करते हैं. सी सबसे पहले अगर हम बात करें मिथ्स एंड रिचुअल्स की तो इसके अंदर हम मिथ को पहले कवर करते हैं. तो एज यू मे नो मिथ अगर विथ डेफिनेशन या लाइक इन जनरल डे टू डे लैंग्वेज अगर आप बात करें व्हाट इज़ अ मिथ, तो मिथ इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ एन ट्रेडिशनल और अ हिस्टोरिकल स्टोरी. ठीक है, दैट माइट नॉट बी वेरी रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे in terms of what is happening out there, but it has some beginning. ठीक है, और ये चीज़ें किसी ने बताई है, somebody told you, it's being prevalent in your religion. Every religion has some kind of a myth. Like आप क्रिश्चियनिटी को देख ले, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, एनीवेयर यू विल फाइंड मोर और लेस सम काइंड ऑफ एन मिथ एग्जिस्ट. तो ये बेसिकली क्या है, दे आर द स्टोरी, ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल स्टोरी, जो प्रेजेंट डे में शायद हो सके रिलेवेंट ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट यू माइट फील कि ओके व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, दिस माइट साउंड्स लाइक अ साइंस फिक्शन मूवी और अ स्टोरी लाइक दैट. बट हाँ, वो मिथ प्रचलन में है, एग्जिस्ट करती है आपके रिलीजन में, कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं उनके. तो दैट इज़ व्हाट द मिथ इज़ ऑल अबाउट, और हम डिटेल में भी आके देखेंगे. बट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको इतना जानना ज़रूरी है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है, एंड दिस मिथ कंसिस्ट ऑफ पीपल्स अज्यूम्ड नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, नेचुरल एंड सुपर नेचुरल वर्ल्ड. बेसिकली आप मान सकते हैं दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिथ. वो नेचर, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हो सकता है, सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में हो सकता है. और अगर हम लिविस स्ट्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्होंने बताया था दैट मिथ इज़ अ लैंग्वेज. एंड यू मस्ट नो कि ये एक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो कि हमने लास्ट जो लेक्चर है पार्ट 1 में उसमें देखा था दैट लिविस स्ट्रॉस के द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू स्टडी द रिलीजन. दैट इज़ वाई तो इन्होंने मिथ का जो एक डेफिनेशन दिया था इनके हिसाब से दैट मिथ इज़ अ लैंग्वेज. देन हम अदर डेफिनेशंस की बात करें दैट इज़ बीइंग गिवन बाय वेरियस अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो उसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं आर जे शॉरॉक. इन्होंने बताया था मिथ इज़ द सिम्बॉलिक फॉर्म विच इज़ जनरेटेड, shaped and transmitted by the creative imagination of the pre and extralogical people as they respond and to encapsulate the wealth of experience. तो बेसिकली इट्स मे नॉट हैव अ वेरी लॉजिकल और अ रेशनल थिंकिंग, बट ये जो उस टाइम के जो लोग थे, धीरे धीरे उन्होंने कुछ चीज़ें देखी होती हुई एंड दे स्टार्टेड फ्रेमिंग स्टोरी आउट ऑफ इट. इट गॉट पास्ड ऑन टू द अदर जनरेशन, देन टू द नेक्स्ट, देन टू द नेक्स्ट, एंड लाइक दैट. ठीक है, एंड जे पेराडॉट इन्होंने जो माइथोलॉजी को और मिथ को बताया था, मिथ इज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एनालोगस टू द लैंग्वेज थ्रू विच प्रिमिटिव पीपल ऑर्गेनाइज देयर एक्सपीरियंसेस. सिमिलरली आपके अलग अलग जो डेफिनेशंस दिए गए थे दैट इज बीइंग देयर. और यहाँ पे माइथोलॉजी आप कहीं कहीं पे लिखे देख रहे हैं, तो माइथोलॉजी और मिथ में क्या डिफरेंस है हम समझ लेंगे आगे. वैसे बेसिकली मैं आपको अभी बता दूँ तो मिथ अगर आप बात करें देयर इज़ वन मिथ, और अगर कलेक्शंस ऑफ मिथ्स की हम बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड द माइथोलॉजी. ठीक है, सपोज इन हिंदुइज्म इफ यू फाइंड कि देयर इज़ अ मिथ रिलेटेड टू और द स्टोरी और अ मिथ रिलेटेड टू श्री कृष्ण. ओके, और जितने भी आपके अलग अलग राम, कृष्ण, विष्णु, जितने भी अलग अलग आप स्टोरीज फाइंड आउट करेंगे और मिथ्स फाइंड आउट करेंगे, कलेक्टिवली दे विल बी नोन एज द हिंदू माइथोलॉजी. ठीक है, आई होप दैट इज़ बीइंग वेरी क्लियर. देन उसी तरह विलियम बॉस्कॉन ने भी कुछ डेफिनेशंस दी थी, तो ये डेफिनेशंस जो भी है आपको इन डेफिनेशंस को अगर मिथ के बारे में पूछा जाए यू कुड हैव रिटन डाउन. देन मिथ इज अ सिम्बॉलिक नरेटिव. ठीक है, and usually of an unknown origin and at least partly traditional, that ostensibly relate actual event and especially associated with religion belief. तो अगर इसमें से आपको इस डेफिनेशन में से पर्टिकुलरली इफ यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथ, तो मिथ क्या होगा, इट कुड बी ऑफ अ सिम्बॉलिक नेरेटिव और अ सिम्बॉलिक नेचर होगा. देन अननोन ओरिजिन होगा इसका. देन ये एटलीस्ट पार्टली ट्रेडिशनल होगा ही होगा, और इसमें कुछ रिलीजन बिलीव्स आपके मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, तो विद दिस डेफिनेशन और विद दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेस अबाउट मिथ यू कुड फाइंड आउट व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिथ कैन बी. and it is distinguished from the symbolic behavior and symbolic places, like myth is specific account of gods or supernatural beings involved in extraordinary events or circumstances in times that is unspecified
but which is understood as existing apart from the ordinary human experiences. सी मिथ्स जो है, आप जो सिंबॉलिक बिहेवियर, बिकॉज जो हम जैसे हमने बात की कि मान लीजिए आपके क्रिश्चियनिटी में इस टाइप का एक सिंबॉलिक बिहेवियर है, हिंदुइज्म में आप इस टाइप का एक सिंबॉलिक बिहेवियर मान रहे हैं, ठीक है। एंड सिंबॉलिक प्लेसेस आपके कौन हो जाते हैं? सिंबॉलिक प्लेसेस योर मॉस्क, टेम्पल्स, churches, these are the symbolic places. तो ये जो myths है, it distinguishes from the symbolic behavior and the symbolic places or the object, ठीक है। क्योंकि हर एक जो जितने भी आपके रिलीजन कल्ट्स है, कल्चर्स है, they'll all have their own myths, ठीक है। that is what they will distinguish in between. And myth are specific accounts of gods and superhuman beings involved in extraordinary events. So this is like very clear from the definition what we have learned till now कि ये किसी ना किसी सुपर ह्यूमन के बारे में होगा, सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में होगा, दैट इज वॉट। एंड द टर्म माइथोलॉजी डिनोट्स बोथ द स्टडी ऑफ मिथ एंड द बॉडी ऑफ मिथ्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन ट्रेडिशन, एज आई टोल्ड यू। जैसे आप ग्रीक माइथोलॉजी ले सकते हैं, देयर कैन बी हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजिकल टॉपिक्स आपको एक सिंगल डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सेम गोज विद द मिथ। मिथ की भी जो डेफिनेशन है दैट यू कैन नॉट से इज लाइक यूनिवर्सल और इट्स कवर एवरी एस्पेक्ट of what a myth is. See, basically, जो कोई भी definition is not satisfactory embraces all kinds of stories that can legitimately be classified as myth on the basis of one criteria or another. And this point will become more clearer when we study about the types of myth. कि myth के कौन कौन से types होते हैं, when you will see that, then you will better get to know कि क्यों एक particular definition of myth is not like fit to all the stories or the myths that exist in various kinds of in religion, ठीक है। so ये आप लिख सकते हैं in a way अगर आपसे indirectly directly पूछा जाता है तो। then myth और society के बारे में Malinowski का क्या कहना था, that becomes very important for you, so this just I have included so that if you are making note you can write it down somewhere, so that आप इसको आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथ्स की बात करें तो मिथ के कोई भी आइडेंटिफाइबल ऑथर नहीं होते हैं, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथ। एंड मिथ दैट इज रिटन डाउन in a literary form user story that preceded it. Sometimes the myths are even different in details. One version is not more true than the other. See, I can take the example of Ramayana. If you know that there are various versions of Ramayana. आप तमिलनाडु में जाएंगे, you'll find various version, मतलब the different interpretation of Ramayana. If you go to the northern part of India, you'll find the different version. If you go to the northeastern part of the India, you'll find a different version of it. ठीक है, तो ये अलग अलग versions आपको देखने को मिलेंगे because nobody know actually what happened at that point of time, actually what transpired during that point of time. So that is why we can categorize Ramayana as a myth in itself, ठीक है। And the purpose of myths or mythology क्या होता है? See, myth grant continuity and stability to a culture. This is a very important point. Why? Because what we study or what we see in the myth or the stories that we hear from our forefathers or from our grandparents or somewhere, so we basically try and adapt the value system that they are being transmitted, you can say, ठीक है। So that is why it becomes very important for the continuity and stability of a culture. Then myth present guidelines for living. Myth justify a cultural activities. This can be various things कि आप अलग अलग religion में you follow various kinds of an like festival, you celebrate various kinds of an festival that is related to somewhere or the other things. Like Holi is around the corner, तो होली क्यों celebrate की जाती है, right? होली के पीछे भी there's a story of प्रहलाद, right? तो that is a story, and because of that story you celebrate a festival like Holi in present day. सो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके एक कल्चर को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करे, वाई यू आर सेलिब्रेटिंग होली बिकॉज फॉर दिस एंड दिस पर्पसेस। देन मिथ गिव्स अ मीनिंग टू लाइफ, मिथ एक्सप्लेन द अनएक्सप्लेनेबल, मिथ ऑफर्स रोल मॉडल. सो दीज आर द जेनरिक पर्पसेस ऑफ मिथ्स दैट यू कैन राइट इट डाउन. देन मिथ वर्सेस माइथोलॉजी, ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंसेस था हमने वो देख ही लिया है कि मिथ है वो एक ट्रेडिशनल स्टोरी है विच एम्बॉडीज अ बिलीफ रिगार्डिंग सम फैक्ट और फेनोमेनन ऑफ एक्सपीरियंस. बट जो आपकी माइथोलॉजी है इज अ कलेक्शन ऑफ मिथ्स ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी एंड ग्रीक माइथोलॉजी. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट फॉर दोज ऑफ यू हु आर काइंड ऑफ रियली इंटरेस्टेड, अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हिंदू माइथोलॉजी और ग्रीक
माइथोलॉजी में, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, तो देन यू विल सी दैट हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जितने भी आपको गॉड्स एंड गॉडेसेस मिलेंगे, यू विल फाइंड वेरियस काउंटर पार्ट्स सिमिलर टू द हिंदू माइथोलॉजी इन द ग्रीक mythologies also, like the way you have Indra in Hindu mythology. Similarly, you will find somewhere like some same kind of a god performing similar activities in the Greek mythology also. ठीक है, it not only hold true for Indra only, various other gods like आपके यमराज है, उनके भी काउंटर पार्ट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे देखने को. देन फंक्शन ऑफ मिथ की हम बात कर लेते हैं. सी जोसेफ कैम्पबेल ने बेसिकली 4 फंक्शन ऑफ मिथ डिफाइन किए थे. ठीक है, और ये 4 फंक्शंस ऑफ मिथ क्या क्या थे हम एक एक करके इनको देख लेते हैं. और ये नेम आप ज़रूर मेंशन करें कि हु डिफाइंड दीज 4 फंक्शंस ऑफ मिथ्स, बिकॉज देयर आर वेरियस अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो जिन्होंने अलग अलग फंक्शंस डिफाइन किए हैं मिथ्स के. मोर और लेस सिमिलर लाइन पे है, बट वेरियस अदर उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंस हो सकता है. इसलिए अगर आप ये जो 4 लिख रहे हैं तो यू नीड टू मेंशन अबाउट द नेम कि इनको किसने दिया था. तो द फर्स्ट फंक्शन इज द मेटाफिजिकल और द मिस्टिक. सी व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटाफिजिकल और मिस्टिक चीज़ें, तो बेसिकली दे द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इन इटसेल्फ, और ये आपके पाथ है ऑफ द आप कह सकते हैं फिलोसफी. ठीक है, सो दोज हु आर स्टडिंग फिलोसफी, आई नो दे माइट नॉट बी वॉचिंग दिस लेक्चर, बट येस, ये फिलोसफी का एक आप कह सकते हैं ब्रांच है और पार्ट है दिस मेटाफिजिकल थिंग. तो हमें अभी एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उतना नहीं जानना है कि क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और इसको समझाना भी कैन बी लाइक वेरी डिफिकल्ट. बट इफ़ यू वांट टू सी कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ द मेटाफिजिकल कंसेप्ट यू कैन से. इसमें आप चीज़ें जो देख रहे हैं, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट इज एसोसिएटेड विद अस, राइट. तो इनको डिफाइन करना, इनको वर्ड्स में उतारना, इट्स लाइक काइंड ऑफ एन वेरी डिफिकल्ट. तो बेसिकली मिथ का भी एक आप कह सकते हैं यही एक फंक्शन होता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपायर की गई होती है इन द पास्ट, और उसको बेसिकली दे ट्राई एंड प्रेजेंट एज अ कंसेप्ट और अ मेटाफिजिकल कंसेप्ट और एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. उसमें कुछ भी हो सकता है. आप देखेंगे कि देयर माइट बी अ ह्यूमन बीइंग हु इज फ्लाइंग, राइट. तो you might not consider it to be true in the present day context, but it was true then, so that is why it is that. So ये आपके मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स को आप कह सकते हैं डिफाइन करता है, क्लासीफाई करता है, एंड इट कंटेन स्टोरीज दैट एक्सप्रेसेस द ऑ एंड वंडर ऑफ द यूनिवर्स, कि उस टाइम पे क्या हो सकता था, कैसे चीज़ें हो सकती थी. बेसिकली ये सारी चीज़ें बताता है एज अ फंक्शन ऑफ द मिथ, दैट इज द मेटाफिजिकल और द मिस्टिक फंक्शन. देन जो दूसरा फंक्शन है दैट इज द कॉस्मोलॉजिकल. अब कॉस्मोलॉजिकल भी अगेन इज काइंड ऑफ एन अनडिफाइनेबल इन टर्म्स ऑफ वर्ड. और ये कॉस्मोस की जब हम बात करते हैं, तो जब हम बात करें कॉस्मोस की, मोस्टली रिलेटेड टू द यूनिवर्स एज यू कैन सी. ठीक है, जब हम यूनिवर्स की बात करें, कॉस्मिक एनर्जी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट. तो जब हम बात करते हैं मिथ की, तो ये कॉस्मिक चीज़ों के बारे में, आपके यूनिवर्स के बारे में, वेरियस अदर थिंग्स जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट डे साइंस दैट वी नो. ठीक है, कि हमें पता है एस्टेरॉयड होते हैं, we know there are various other gases that exist, there are various other things that exist, there are various other types of planets and different kinds of galaxies and everything like that. But जब हम अगर बात करें myth के terms में, तो myth भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है जो आपका present day science शायद उसे include नहीं करता है, राइट. आप में से जिन लोगों ने, आई माइट रिमेंबर कि देयर वाज अ सीरियल कमिंग इन दूरदर्शन, जिसके अंदर वो मैथोलॉजिकल सीरियल था एक, जिसके अंदर वो दिखाते थे शिव को, एंड दे यूज्ड टू सिग्निफाई दैट विद द ओम, राइट. एंड द ओम वाज द स्टोरी टेलर बेसिकली, और वो दिखाता था हाउ द इंटायर यूनिवर्स इज बीइंग ड्रिवन बाय दिस पर्टिकुलर कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक पावर. सो बेसिकली इट्स दैट. तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है, मिथ जो है एज अ काइंड ऑफ एन फंक्शन, ये कॉस्मिक जो चीज़ें हैं उससे हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, एज यू कैन से. एंड इट कंटेन स्टोरी दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ नेचर बेसिकली. देन सोशियोलॉजिकल फंक्शन भी होता है मिथ का. सोशियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? टू वैलिडेट एंड मेंटेन अ सर्टेन सोशियोलॉजिकल सिस्टम, a shared set of rights and wrong, properties and properties on which your particular social unit depend for its existence. ठीक है. And one more thing, please pardon me if I'm just taking the example of one particular religion, because I do not try and get into others, because जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, I don't want to get into that. तो I'm telling with my personal own experience so that you are able to understand. आप उसको अपने religion point of view से relate कर सकते हैं. तो अगर हम sociological function of myth की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें होती है that is kind of an important in your religion. ठीक है, जो आप अपने जो मिथ्स है उससे जानते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, राइट. तो श्रवण कुमार वॉज अ वेरी आइडल सन. ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज ब्लाइंड पेरेंट्स,
एंड दैट इज़ हाउ ही टुक देम फॉर अ पिलग्रिमेज. सो ये सारी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ व्हाट गिव्स यू द वैल्यू सिस्टम. एक सोशल वैल्यू आप में इनकलकेट करता है, दैट हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, हाउ यू शुड ट्राई एंड बी लाइक श्रवण कुमार. ठीक है, तो ये सारी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है जो मिथ्स, आप जैसे मिथ्स से सीखते हैं. ठीक है. देन pedagogical functions of myth क्या हो सकते हैं. The myth must carry the individual through the stages of life from birth to maturity, through senility and through death. It contains story that explain how to live full and a happy life. तो देयर कैन बी वेरियस अदर काइंड ऑफ मिथ्स कि आपको अपना ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो ये भी आप अपने रिलीजन टेक्स्ट से भी रिलेट कर सकते हैं. लाइक भागवत गीता, दे टॉट यू सो मेनी अदर थिंग्स. Similarly, in your religion also, there should be like some kind of a book that tells you about so many different things, the way of life, how to behave in certain particular situation. तो ये सारे functions of myths ही है. ठीक है. देन हम टाइप्स ऑफ मिथ की बात कर लेते हैं. तो सी टाइप्स ऑफ मिथ भी दिए गए थे बाय अलेक्जेंडर इलियट, सॉरी. सो अलेक्जेंडर इलियट जो था, इन्होंने एक किताब लिखी थी, द ग्लोबल मिथ्स. तो इफ़ यू आर मेंशनिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मिथ, इन केस यू आर आस्क्ड टू डू सो, देन यू शुड डेफिनेटली मेंशन कि ये कौन सी किताब में दी गई थी. ठीक है. तो द बुक नेम वाज ग्लोबल मिथ एंड द ऑथर वाज अलेक्जेंडर इलियट. तो अलेक्जेंडर इलियट ने 4 टाइप्स ऑफ मिथ दिए थे: प्रिमिटिव मिथ, पेगन मिथ, sacred myth and scientific myth. And why I'm telling you again कि आप नाम लिखते हैं, because again similar to the functions, आपके जो टाइप्स ऑफ मिथ्स भी है, ये भी अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कईयों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हैं. तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज वी आर जस्ट नॉट स्टडिंग अबाउट द मिथ. तो हम एक अगर जान ले तो उतना बेटर होगा हमारे लिए. ठीक है. तो अलेक्जेंडर इलियट के हिसाब से प्रिमिटिव मिथ्स थे. अब प्रिमिटिव मिथ्स बहुत सारे हो सकते हैं. आप अगर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें, पेगन मिथ्स जो आपके ग्रीक और रोमन्स में आप देखते होंगे कि इवन कि एक आप कह सकते हैं मैन है, उसके पंख निकल आया है एंड ही इज़ लाइक फ्लाइंग एंड समथिंग लाइक दैट. तो वो आप पेगन मिथ के अंदर काउंट कर सकते हैं. एंड सेक्रेड मिथ तो आपके होते ही है, जो भी आपके क्रिश्चियनिटी के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर जितनी भी किताबें होती है, दैट इज सेक्रेड मिथ. देन साइंटिफिक मिथ के अंदर आप द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, दैट कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड. ठीक है. एंड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द डेफिनेशन कि आप ये जो साइंटिफिक मिथ्स है या सेक्रेड मिथ्स है, पेगन मिथ्स है, प्रिमिटिव मिथ्स है, आप सभी को एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते. प्रिमिटिव मिथ्स में आपके आ जाएंगे जो स्टोरीज है, एडम एंड ईव्स की स्टोरीज जो है, वो सब आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं. ठीक है. तो ऑल दीज स्टोरीज और ऑल दीज मिथ्स कैन नॉट बी इनकलकेटेड इनटू वन सिंगल डेफिनेशन. दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम. तो अगर आपसे वो मिथ की यूनिवर्सल डेफिनेशन या उसको लेके कुछ पूछा जाए, तो यू कैन जस्टिफाई इवन बाय गिविंग द टाइप्स ऑफ मिथ. मतलब ज़रूरी नहीं है दैट यू शुड बी डायरेक्टली आस्क्ड टू राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ मिथ्स. You should smartly play and kind of and present your knowledge while presenting an answer. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन कि कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का वो क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपनी नॉलेज जो भी आपने अभी तक गेन की है उसको यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज़ वाई यू शुड राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ मिथ टू जस्टिफाई हाउ और वाई देयर कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मिथ. Now let's check out an important value addition about folklore. See, folklore, why I have included this? Because folklore और myth में एक काफ़ी fine line है that you should know कि folklore और myth के बीच में क्या differences है, आपको वो समझना ज़रूरी है. ठीक है. For a better और clear understanding. तो सबसे पहले folklore हम कहते किसे हैं? तो folklore basically अगर आप scholarly terms में बात करें, is used in a broad sense to refer to manifestation of traditional knowledge, that is cultural practices and expression learned through word of mouth, imitation and demonstration and customs. So similar to myth, you can say they are also a kind of stories that exist and it's transmitted from the word of mouth only. ऐसा कोई आपको written कहीं पे नहीं मिलेगा, आप इनको सुनते आ रहे हैं, it's being transmitted via generations and that is how they exist and they tells you about the various customs and practices of that particular place. अब इसमें रिलीजन की बात ज़्यादा नहीं आएगी, बिकॉज इन केस ऑफ मिथ्स वी टॉक अबाउट, वहाँ पे आपको रिलीजन, सीक्रेट चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी. बट इन फोकलोर that is one of the major difference that exists, that folklore are not obviously sacred. They can be anything related to the particular place or particular society. वो होंगी, स्टोरीज होंगी, orally transmitted होंगी, but sacred हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है. And in the narrower sense of popular usage, it is often referred to the oral expressions such as legends, folk tales, songs and proverbs, while social and material traditions such as the architecture, craft, ritual and festivals are associated with the folk life. And folklore include the manner, custom, observance, superstition, ballad, proverb and so. ये आपके विलियम जोन्स के द्वारा
दी गई डेफिनेशन है दैट यू कैन इंक्लूड. तो लेकिन आपको जो इन क्रक्स पता होना चाहिए कि फोकलोर क्या है, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू ऑलरेडी. देन फोकलोर और फोक टेल के बीच में क्या डिफरेंस है, आप पहले वो जान लीजिए. उसके बाद हम ये मिथ वर्सेस फोक टेल क्या होते हैं हम वो देख लेंगे. सी जब हम फोकलोर की बात करते हैं, बिकॉज हियर आई टोल्ड यू अबाउट द फोकलोर, और फोकलोर और फोकटेल मोरलेस कहीं कहीं पे आपको ये सिमिलर चीज़ें देखेंगे, बट इनमें एक छोटा सा ये डिफरेंस होता है कि जो आपके फोकलोर्स होते हैं, टेल्स, लेजेंड्स एंड सुपरस्टिशन ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर एथनिक पॉपुलेशन में जो स्टोरीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द फोकलोर. बेसिकली यू कैन से अगर एथनिक आप कोई भी ग्रुप उठा ले, उस एथनिक पर्टिकुलर ग्रुप की अपनी कोई स्टोरीज होंगी, दैट इज द फोकलोर. और जो आपके फोक टेल्स होते हैं, टेल और स्टोरीज, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन ऑफ अ पीपल और अ प्लेस. तो यू कैन से कि ये जो दायरा है फोक टेल का, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इन कंपेयर टू दी फोक लोर. तो वो यहाँ पे है. तो इसीलिए जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे मिथ एंड फोक टेल की, तो विल टॉक अबाउट दी फोकटेल एंड मिथ का डिफरेंसेस, ना कि फोकलोर एंड मिथ का डिफरेंसेस. बट मोर और लेस बोथ विल बी सेम, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. जब हम मिथ की बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल स्टोरी एक्सप्लेनिंग अ हिस्टोरिकल और रिलीजन फेनोमेना टू द ऑडियंस. रिलीजन इज द वर्ड दैट यू नीड टू मार्क. लेकिन जब हम फोक टेल की बात करते हैं तो इट्स अ फिक्शनल स्टोरी यूजुअली टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड समटाइम्स इवन टू टीच देम अ लाइफ लेसन. आप कोई भी बचपन की पंचतंत्र की कहानी आप ले सकते हैं, दे कैन बी कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ द फोक टेल. एंड ये जो मिथ है, दे आर पास्ड ऑन बाय द स्पिरिचुअल लीडर्स एंड प्रीस्ट एटसेट्राज. बट ये जो फोक टेल्स है, दे आर पास्ड ऑन बाय द कॉमन पीपल. अगर हम मिथ की कैरेक्टर्स की बात करें, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें होते हैं मोस्टली, तो हमने वो भी देखा था, सुपर नेचुरल और सुपर नेचुरल क्रिएचर्स होते हैं, डेमी गॉड्स होते हैं, गॉड्स होते हैं. ये होते हैं बेसिकली आपके मिथ के कैरेक्टर्स. लेकिन जब हम फोकटेल की बात करें, इसमें एनिमल्स होंगे, कोई मैजिकल क्रिएचर हो सकता है, ये सारे आपके फोकटेल के अंदर होते हैं, ठीक है. जैसे सिंड्रेला की कहानी इज ऑल्सो अ फोकटेल. Then they teaches a lesson with a religious significance or a spiritual significance. As I told you कि प्रहलाद की जो story है, that tells you some religious significance of a particular festival. बट इन केस ऑफ फोक टेल ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कोई रिलीजन सिग्निफिकेंस बताए. इट विल टेल यू अबाउट सम ऑफ द सर्टन लाइफ लेसन्स, ठीक है, कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए. अब बिल्ली और बंदर की कहानी, समथिंग लाइक दैट. तो वो आपको कुछ एक लाइफ लेसन सिखा के जाती है. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव रेड द पंचतंत्र स्टोरी, दे आर लाइक काइंड ऑफ एन बेटर एबल टू रिलेट टू इट. तो जब हम मिथ की बात करें, स्टोरीज ऑफ एडम एंड ईव, आपके थोर, हरक्यूलिन, ये सारे जो आपके ग्रीक और अदर माइथोलॉजीज़ के हीरोज़ हैं, उनके बारे में जो स्टोरीज़ हैं, दैट इज़ बेसिकली कैरेक्टराइज्ड एज मिथ. और फोकटेल में तो बहुत सारे हो सकते हैं. आपकी अलादीन की स्टोरी भी एक टाइप ऑफ फोकटेल ही है, ठीक है. पाइड पाइपर वाली जो स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन फोक. Now, since we already study folklore, let's kind of understand the scope of anthropology and folklore also. See, basically, when we talk about the folklore studies, so they studied informal elements of the culture like customs, ritual, tales, legend, joke, ये सारी चीज़ें वो study करते हैं. And when we talk about anthropology, it study the institutional aspect of the culture, that is economic, political, religion, as we are already studying, right? And in comparative sense, folklore focuses on the contextual holism, while anthropology emphasizes an holistic approach. Because why it is important for you to know कि anthropology और folklore के क्या क्या scopes है, because when you see the folklore, they also considered various elements of the society, right? You study some folklore or you listen to some folklore and you learn something out of it. And anthropology does the same thing, right? Anthropology वो वही करता है. We study the various societies, we try and understand their culture, why they are doing such and such things, but we do in a very holistic manner, or an approach of the anthropology is very holistic. और जब हम बात करते हैं folklore के केस में, तो उसका एक अपना अलग दायरा होता है, that is what, ठीक है. And a folklorist may often have a narrative focus, trying to their work to the literary analysis, while anthropologists may often have a societal focus, tying to their work closer to the sociology. So you should always try and just have a look at it, so that if you have to differentiate in between these two, you could able to do so. And folklore is often described as the study of everyday life, while anthropology is described as the study of human culture. तो ये आप एक तरीके से मान सकते हैं, स्कोप भी है, डिफरेंसेस भी है, बोथ आर द सेम थिंग. और कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी करे थे ऑन दी फोकलोर, तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एलपी विद्यार्थी का, वर्नन एल्विन का, रेडक्लिफ ब्राउन का. तो एलपी विद्यार्थी ने ही ऑल्सो डज सम काइंड ऑफ एन you can say studies, और इन्होंने ये बोला था कि that folklore is as a subfield of anthropology, of course the cultural socio-cultural anthropology, and according to him folklore is a traditional heritage continuing generation after generation. इन्होंने एक किताब भी एडिट की थी, that is folklore researches in India, and he became the editor of the journal folklore.
तो सिंस एलपी विद्यार्थी के बारे में जब हम पढ़ेंगे इन पेपर 2 विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट अभी के लिए आप इतना जान ले तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। और इनका जो एक कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, he contributed much towards the Indian folklore. He basically helped the British administration in understanding about the Indian folklore because that was very important at that point of time, क्योंकि वो भी काफ़ी चीज़ें उनको बताता था, डिफाइन करता था, so that they can make the administration smooth at that point of time. Then Vernon Elwin came to India before independence and was attracted by the tribal life of the central and northeastern region. He later became the advisor of Jawaharlal Nehru in the tribal affair. Folk studies of Elwin include the Baigas, folk tales of Mahakosals, and folk songs of Chhattisgarh. ये कुछ examples है that you can mention because जो दोनों का एक आप कह सकते हैं फील्ड ऑफ स्टडीज थी, वो कहीं ना कहीं ओवरलैप भी कर रही हैं, सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और जो हमने अंडमान आइलैंडर की स्टडीज के बारे में पढ़ा था अबाउट द रेडक्लिफ ब्राउन, तो दैट इज़ व्हाट आल्सो ही एनालाइजेज ऑफ द अंडमानीज मिथ, लेजेंड, फोक टेल, कस्टम, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज़ वाई ही हैज कंक्लूडेड वेरियस अदर थिंग्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, जो रिलीजन पे इन्होंने अपनी स्टडीज फाइंडिंग्स दी थी वॉज बेस्ड ऑन द अंडमान आइलैंडर्स, राइट। देन अब हम एक ये डायग्राम और यू कैन से ये ग्राफिकल चार्ट है, रिप्रेजेंटेशन है, इससे इफ यू अंडरस्टैंड और यू पुट अक्रॉस वेरियस थिंग्स, जैसे हम अगर मिथ को देखें तो मिथ की जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मिथ आपको सेक्रेड और फिक्शनल ये दोनों ही हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में आपको मिथ देखने को मिलेगा। देन अगर हम बात करें फोक टेल्स और फेरी टेल्स की, तो दे आर मोस्टली लाइक सेक्युलर और फिक्शनल, ठीक है। देन लेजेंड्स की अगर हम बात करें तो लेजेंड्स आपको उसमें जो फिक्शनैलिटी है वो हो सकता है इट्स लाइक ऑफ अ वेरी माइन्यूट स्केल, एंड सेम सेक्युलरिज्म भी हो सकता है उसमें बहुत माइन्यूट स्केल पे हो इन केस ऑफ जो लेजेंड स्टोरीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अदर थिंग्स, ऑल्दो नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, बट इन केस आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें प्रेजेंट करनी हो थ्रू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाउ कुड यू एबल टू यूटिलाइज सच अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड सिमिलरली ये भी एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है कि सिम्बॉलिक और लिटरल सेंस में अगर हम बात करें या पास्ट और प्रेजेंट सेंस के बारे में बात करें अबाउट द मिथ, लेजेंड और फोक टेल्स, तो अगर आप बात करें मिथ की, तो यू कैन से जो मिथ है ये मोस्टली सिम्बॉलिक नेचर का होता है आपके, ठीक है। देन जो आपके लेजेंड्स है वो आपके कहीं ना कहीं आपको बीच में मिलेंगे, फोक टेल्स और फेरी टेल्स जो है वो मोस्टली आपको लिटरल सेंस में मिलेंगे। देन जो मिथ की जो स्टोरी सेटिंग्स होती हैं वो आपको पास्ट की स्टोरी सेटिंग्स मिलेगी, लेजेंड्स की आपके बीचों बीच की हो सकती है, और जो फोक टेल्स और फेरी टेल्स है दे आर स्प्रेड अक्रॉस द पास्ट टू द प्रेजेंट, ठीक है। सो दैट इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑन द टाइम स्केल। ऑल्दो लेजेंड्स मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, तो अगर आपको जानना हो तो यू कैन डेफिनेटली नो मोर अबाउट इट, बट वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन रिचुअल्स की अगर हम बात करें, सो क्योंकि मिथ्स की हमने देख लिया एक लंबा चौड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिचुअल्स। रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू मोस्ट थियोरिस्ट, ritual either involve different forms of actions from the everyday life or at least different purposes. See, anything that you are doing related to your religion or the day-to-day activities related to something significant, that is called the ritual, ठीक है। वो आप अगर डे टू डे लाइफ की भी बात करें तो बेदिंग इज ऑल्सो रिचुअल, जो आप हर दिन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग वर्कशिप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इन रिचुअल, उसमें भी आप वेरियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक रिचुअल होता है जो आप कह सकते हैं इट्स कॉल्ड कम्यूनियन। सो होली कम्यूनियन उससे बोलते हैं, लाइक यू कैन सी होली कम्यूनियन के अंदर दे शेयर ब्रेड एंड वाइन एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड और वेरी स्पेशल, बिकॉज आप ब्रेड ईटिंग तो कभी भी कर सकते हो, यू कैन ईट ब्रेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट ईटिंग द ब्रेड ड्यूरिंग द होली कम्यूनियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द क्रिश्चियन कल्चर। वाई? बिकॉज वो आपका एक तरीके से गॉड के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, बताता है, वो एक कुछ फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ सर्टन रिचुअल, ऑलराइट। एंड द डिफरेंसेस रिलेट टू द मीनिंग अटैच्ड टू द रिचुअल एक्ट्स व्हिच इज सजेस्टेड बाय द यूज ऑफ सिंबल्स। और आपके कुछ डेफिनेशंस भी दिए थे, लाइक डेविड क्रिचर्ड ने बताया था दैट रिचुअल एज इन action wrapped in the web of symbolism. This assume the ritual has a communicative role. Wrapped in a web of symbolism. लाइक आप ये क्रिश्चियन रिचुअल का ही एग्जाम्पल ले लें कि इसमें कुछ सिम्बॉलिक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। दे आर ईटिंग ब्रेड एंड वाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका एक सिम्बॉलिक मीनिंग है कि दैट इज़ व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, कि वो गॉड से रिलेशनशिप बता रहे हैं, उनसे एक आप कह सकते हैं जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट रोल इन द कल्चर, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। Then a ritual is a pattern, repetitive and symbolic enactment of the cultural belief.
तो ये रिचुअल क्या होगा, पैटर्न होगा, रिपीटेटिव होगा एंड सिम्बॉलिक होगा, ठीक है। पैटर्न कैसे होगा, क्योंकि आपको कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना है तो देयर शुड बी सर्टन काइंड ऑफ एन वे दैट यू आर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि आप हैफजार्ड वे में आप किसी भी तरह से वो चीज़ को कर लो, देयर शुड बी अ सर्टन पैटर्न टू इट। एंड रिपीटेटिव होगा क्योंकि जाहिर सी बात है वो रिचुअल हो सकता है यू हैव टू परफॉर्म इन सर्टन months or in certain days, so you will do a kind of a repetition to it. Symbolic इसलिए होगा because that ritual might involve something that you are doing in your everyday life, but उस time पे when you are doing that particular thing it has some symbolic significance to it. So that is what ये आप एक ritual का characteristics की तरह भी मान सकते हैं. And ritual may be prescribed by the tradition of the community or by the society or by the culture in a sequence of activities involving gesture, word, symbol, sign and languages. तो see ritual को समझना, although it's not very difficult, what you need to do is you need to put a definition given by some anthropologists and you have to write down the examples based upon some studies or findings or some substantive thing. लेकिन आपके समझने के लिए तो आप इसको easily समझ सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से भी. Then Emily Durkheim ने भी define किया था ritual को as an important element of religion, and ritual is a practice of religion or the action part of the religion. So this is very important, the action part of the religion. कि रिचुअल जो आप करते हैं दैट इज बिकम्स द एक्शनेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन. इफ यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एन वर्शिपिंग टू गॉड इन अ सर्टन वे, सो दैट इज व्हाट द एक्शन. क्योंकि भगवान को तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं. अगर बिलीफ सिस्टम की बात करें तो यू कांट इवन नीड टू गो टू द टेम्पल और एनीवेयर, यू कैन प्रे टू गॉड लाइक द वे यू वांट, राइट. आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो तो. But rituals क्या होती है, that is a certain activity that you are performing at that set particular place or a time or a way. And conceptually ritual is different from belief. That is what ये तो अभी तक हमने देख लिया. Ritual belief से कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है, ठीक है. Ritual में you are performing certain activity और belief में तो वो आप एक तरह से उसको एक again वो एक metaphysical concept हो जाएगा, right. Metaphysics abstract concept है. Then beliefs and ideas of thought and rituals are their implementation. Beliefs are ideas and thought and rituals are their implementation. Then types of ritual की बात करें तो see types of ritual बहुत सारे हो सकते हैं. Initiation rituals ये बहुत सारे में होता है. Even Buddhism has some kind of an initiation ritual कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ले रहे हो, उसको अपना रहे हो और कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट आप फॉलो कर रहे हो तो देयर इज अ काइंड ऑफ एन इनिशिएशन एक्टिविटी. लाइक क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है, दैट इज़ वेरी वेल नोन टू एवरीवन, दैट इज़ वाई द एग्जांपल. और उसी तरह आप बुद्धिज्म में भी देखेंगे तो दे हैव सर्टेन इनिशिएशन एक्टिविटीज एंड ऑल. देन टाइप्स ऑफ रिचुअल मैजिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिस विद इन अ ग्रुप और बाय वन सेल्फ. देन वर्कशिपिंग रिचुअल्स हो सकते हैं आपके, सेलिब्रेटिंग रिचुअल्स हो सकते हैं, प्रोटेक्शन रिचुअल्स हो सकते हैं, हीलिंग रिचुअल्स हो सकते हैं, ठीक है. आई एम नॉट डिफाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज ये काफ़ी आसान है आपको समझने के लिए. देन ट्रांसफॉर्मेशन रिचुअल्स हो सकते हैं, स्टोरी टेलिंग रिचुअल्स हो सकते हैं, फायर रिचुअल्स एंड फिनरल रिचुअल्स, ठीक है. Here is an important value addition where you may be asked. It can be an applied question basically. कि ritual और social integration में क्या relation है and why it is important. Why rituals are important for the social integration. That can be one of the question. Because see, since we studied this in the part 1 of religion about various perspective or the approaches to study religion, so there we have studied about the functional perspective. तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव का क्या मानना था, फंक्शनल पर्सपेक्टिव का ये मानना था दैट रिलीजन जो है इट मेंटेन्स द सोशल स्टेबिलिटी, सोशल कोहेजन एंड दैट इज़ वाई द रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी सोसाइटी. और इसके जो वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स थे वॉज दी एमिली दुर्कम. तो इफ़ यू आर आस्क्ड एनी सच क्वेश्चन, जब आपको सोशल इंटीग्रेशन या सोसाइटी इवन उनसे रिचुअल का इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखना हो, देन यू कैन मेंशन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. तो जो दुर्कम थे ही आर्ग्यूड दैट बिकॉज द apparent function of the ritual is to strengthen the bond. See basically the rituals why they are performed, because they are performed in a particular religion and it is performed by a certain individual or a group of individual, and that is why it reaffirms the beliefs or it reaffirms the like a culture of that particular religion or society, right. तो ये एक टाइप का आप कह सकते हैं एक बॉन्ड स्टैब्लिश करता है उन पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के बीच में. if suppose like you are from a particular community, you are Bengalis, like Bengalis में उनका जो celebration होता है of Durga Puja is like at a very large scale, people come together, they celebrate and they dance together, they worship the deity and something everything like that. So it's basically help in maintaining that bonds between them, right. हो सकता है वो साल भर कभी ना मिले but at that point of time they all come together and celebrate it together.
So that is what it create a kind of an social cohesion or the social you can say stability in a particular religion, and that is why it is very important. और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं बाई वेरियस अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लाइक मैक्स ग्लुकमैन जो थे, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ऑफ दी इनकालवा इन इक्वाला रिचुअल्स का, दैट इज़ द फर्स्ट फ्रूट भी इसको आप बोल सकते हैं, ऑफ द सदर्न अफ्रीकन स्वाजी पीपल. तो बेसिकली ये स्वाजीलैंड के जो लोग हैं दे सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर रिचुअल. इसमें क्या होता है दैट द फर्स्ट हार्वेस्ट ऑफ द फ्रूट इज बीइंग सर्व टू द किंग. तो वहाँ पे आपको ये रिचुअल को आप ऐसे ले सकते हैं दैट दिस रिचुअल सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द किंग. ठीक है, वाई द किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिचुअल इज सेलिब्रेटेड ओनली व्हेन देयर इज अ किंग. अगर किंग नहीं होगा तो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ सच रिचुअल दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड. तो इट बेसिकली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द किंग की जो किंग होता है उनको पहला फ्रूट सर्व कर रहे हैं, एंड देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके पर्टिकुलर कल्चर का. और किंग को वो सर्व कर रहा है, किंग को दे रहा है, दैट basically signifies that how important the king is and how important the decisions that he take is for the people. क्योंकि वहाँ कोई डेमोक्रेसी तो उस चीज़ में है नहीं कि किंग इलेक्ट होके आए or something like that. He is a hereditary person who's coming there and the people are observing such a kind of a ritual to show their love and respect for him. So basically that is why this particular ritual is performed. So this is also you can maintain as an example or write as an example while writing about the social integration and ritual. देन हम बात कर लेते हैं बिलीफ और रिचुअल के डिफरेंसेस और इनके सिमिलैरिटीज़ के बारे में, बिकॉज हमने बिलीफ को बार बार यूज़ किया है एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि बिलीफ और रिचुअल में थोड़े बहुत जो क्या डिफरेंसेस है. बट अगर डिटेल में आपको कभी लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो आपको बिलीफ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसके कुछ डेफिनेशंस पता होने चाहिए. तो जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्टेट और हैबिट ऑफ माइंड वेयर इन वन प्लेस इज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन सम पर्सन और थिंग. राइट, आप बिलीफ को जो आप समझते हैं इस डेफिनेशन से, आई होप वो आपको क्लियर हो रहा होगा. एंड द रिलीजन बिलीफ रिफर्स टू द रिलीजियस टेनेंट और द बॉडी ऑफ टेनेंट हेल्प्ड by a group. Most religion tenants generally are concerned with the worship of God or supernatural. अब एडमंड टेलर ने एक डेफिनेशन दी थी that religion is the belief in supernatural being such as ghost, spirit and gods. तो हमने ये भी कल भी देखा था. और मारेट ने क्या बताया था? एनिमेटिज्म. ठीक है, इन्होंने बताया था एनिमिज्म एंड इन्होंने बताया था एनिमेटिज्म. तो ये भी एक टाइप का बिलीफ सिस्टम ही है, राइट, नथिंग मोर बट अ बिलीफ सिस्टम ओनली. देन अगर हम रिलेशन बिटवीन बिलीफ एंड रिचुअल्स की अगर बात करें तो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड. नॉर्मली एवरी रिचुअल इज बेस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अ सीरीज ऑफ बिलीफ. हम जो जितने भी रिचुअल्स हमारे होते हैं देर इज अ सर्टन बिलीफ रिगार्डिंग इट. ठीक है, हम कुछ चीज़ें भी कुछ भी चीज़ करते हैं देर इज अ सर्टन बिलीफ. अगर आप अपने रिलीजन के अंदर भी झाँक के देखें तो फॉर एवरी सेट ऑफ रिचुअल्स देर इज़ अ बिलीफ सिस्टम. आप अगर कुछ कर रहे हैं भगवान को, आप कुछ भी चढ़ा रहे हैं, चाहे वो कोई टाइप का फूल हो, फ्लावर हो, कोई भी टाइप के आपके offerings हो, there is a certain kind of a belief behind it. ठीक है, and rituals is a symbolic series of repetitive action and sacred words. We have to refer to the beliefs to interpret it in a right way. तो ये आपके काफ़ी जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, बट मोर और लेस यू आर बी एबल टू रिलेट टू इट. कि हम कुछ भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, इवन यू आर चैंटिंग सम काइंड ऑफ एन मंत्राज, देयर इज अ काइंड ऑफ एन बिलीफ सिस्टम टू इट. ठीक है, व्हेन यू आर रिसाइटिंग दी हनुमान Chalisa, you know, क्योंकि आई एम फीलिंग scared right now and I should recite the Hanuman Chalisa so that I won't feel like that. राइट, तो ये आपके कुछ बिलीफ सिस्टम पे ही बेस्ड है. दैट इज़ वाई यू आर परफॉर्मिंग दैट रिचुअल ऑफ रिसाइटिंग द हनुमान चालीसा. राइट, सो दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. देन बिलीफ एंड रिचुअल के बीच में डिस्टिंक्शंस क्या क्या है वो भी हम फटाफट से देख लेते हैं. इन रिलीजन अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन बिलीफ एंड रिचुअल. And a belief is a mode of forming ideas while ritual is a mode of action. ये हमने देखा ही था, ये actionable part of religion है. और belief क्या है? Idea formation. ठीक है, ये हमने ऑल्दो पहले भी देखा हुआ है in fragment, but अभी के लिए आप इसको एक consolidated way में देख लें. And ritual may be defined as a repetitive act or a set of acts, usually ceremonial in nature, by means of which a community makes external its faith. And ritual is kind of patterned activity that is oriented towards the control of human affairs. And religion belief are made overt in rituals. An example of ritual is the funeral rituals. आपके funeral rituals होते हैं like made in any religion. आपके अलग अलग rituals हो सकते हैं. And rituals provide an occasion for the people assembly and reaffirm social value. Wallace hold that the primary component of religion is to use the ritual to mobilize supernatural powers. ठीक है, देन आपके जो अदर फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल एंड पीसंट सोसाइटीज़ है उनके बारे में हम अब देख लेते हैं. ठीक है, फाइनली वी हैव कम टू दिस. अगर हम बात करें अलग अलग ट्राइबल फॉर्म्स और पीसंट सोसाइटीज़ के, तो आपके सिलेबस के अंदर ये सारे मेंशन है
और मोर और लेस ये कवर भी कर लेते हैं ऑल दी forms of religion in tribal and peasant societies. One is animism, animatism, fetism, naturism and totemism. If you remember, हमने लास्ट लेक्चर में भी एनिमिज्म और एनिमेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. फीटिज्म का आई टोल्ड यू कि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और नेचरिज्म का भी तो हम डिटेल में देख लेंगे, एंड टोटिज्म भी हम देख लेंगे. दैट इज वाई वी आर स्टडिंग इट आउट हेयर. Animism is a concept basically given by E.V. Taylor that we also studied in the last class in his book Primitive Culture in 1871. So this particularly talks about the existence of some supra-physical being in every living beings. And आप इसको ऐसे relate कर सकते हैं the life after death वाला जो concept है, you can relate it to that. Basically animism आप उसी को कह सकते हैं कि आपकी जो body है, even after it collapse, the spirit exists, ठीक है, it doesn't go away anywhere. That is what the animism concept is all about. And you can quote various examples जहाँ पे आप ancestral worship देखेंगे, जैसे कि सांथाल्स दे प्रैक्टिस दिस एंसेस्ट्रल वर्कशिप, देन भील्स भी एंसेस्ट्रल वर्कशिप प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ दे ऑल्सो वर्कशिप द स्पिरिट ऑफ हिल्स, स्ट्रीम एंड फॉरेस्ट. तो समवट यू कैन ऑल्सो रिलेट इट टू द एनिमेटिज्म, जहाँ पे वो मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो नॉन लिविंग बींग्स है, या फिर कहीं ना कहीं हिल्स और स्ट्रीम्स और फॉरेस्ट को भी दे कंसीडर एज अ लिविंग बींग. तो देर इज़ अ वेरियड काइंड ऑफ एन इंटरप्रिटेशन, तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं. बट यू कैन कंसीडर कि हाँ, जो भील्स है दे प्रैक्टिस दिस एनिमिज्म. देन केरला में भी आप देखेंगे इस टाइप की जो एंसेस्ट्रल वर्कशिप है वो प्रैक्टिस की जाती है. इन वेरियस अदर फॉर्म्स और अदर सोसाइटीज यू विल सी सच अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस बीइंग एग्जिस्टेंट. तो ये कंसेप्ट था, ठीक है, ऑफ द एनिमिज्म. तो अगर एनिमिज्म कंसेप्ट के बारे में पूछा जाए, यू कैन राइट इट डाउन. अगर एवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ रिलीजन के बारे में पूछा जाए, तो देयर ऑल्सो यू विल मेंशन अबाउट इट, एंड इन ब्रीफ यू कैन टॉक अबाउट द एनिमिज्म एज वेल. देन एनिमिटिज्म की बात करें तो द कंसेप्ट वाज गिवन बाय आर. मारिट. ये भी हमने कल के लेक्चर में और द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर में देखा हुआ है. तो इसमें आप बात ये करते हैं कि देयर इज एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ एन पावर इन एवरी मटीरियल थिंग्स बिसाइड द लिविंग थिंग्स, ठीक है. और हमने कल भी बात की थी कि इसमें कोई ही शी और ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हियर इन एनिमिज्म यू कैन से देयर इज अ ही, देयर इज अ शी, देयर इज अ गुड पावर, देयर इज अ बैड पावर, दैट कैन हैपन. बट इन केस ऑफ एनिमेटिज्म ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज अ पावर. वो पावर आप उसमें डिफाइन नहीं करते, वो गुड है, बैड है, इविल है, ऐसे आप डिफाइन इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते हैं. और ये जो पावर है मोस्टली आपके मटीरियल थिंग्स और लिविंग थिंग्स के अलावा जो भी चीज़ें होती है उनमें एग्जिस्ट कर सकती है. दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट वाज गिवन बाय द आर. मारिट. और इंडियन रिलीजन जो है उसमें आप बहुत सारे ऐसे देखेंगे where they practice such a kind of worshipping of the bones, stones, feathers. कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको मेंशन करने हो then you can mention about it, like बिहार के कुछ ट्राइब्स हैं that they worship stones and feathers and are considered to have magical powers. The stone are considered as the children of the earth mother. उसी तरह से हो पीपल जो है, हो ट्राइब्स आप बोल सकते हैं, they believed in all prevailing life forces and behind please this spirit for their own benefit and betterment. ये प्लीज़ वाला नहीं होगा, ये प्लीज़ मतलब उनको रिझाने के लिए, अच्छा लगाने के लिए. दैट इज़ व्हाट. एंड द चीफ डेटी बेस्ड ऑन द बिलीव्स इज नोन एज सिंह बोंगा. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हो पीपल की, ठीक है. एंड सो एनिमेटिज्म इज अ फेथ इन द मटीरियल थिंग हैविंग अ लिविंग सोल. तो ये आप कुछ भी काउंट कर सकते हैं. ये आपके हिल स्ट्रीम्स वाला भी केस हो सकता है, बिकॉज सम कंसीडर दैट दे हैव लाइफ, सम कंसीडर दे डू नॉट हैव लाइफ, ठीक है. देन फीटिज्म की अगर हम बात करें तो फीटिज्म जैसे मैंने आपको बताया था एक टाइप की करिस्मेटिक पावर दैट एग्जिस्ट, ठीक है. तो इसके केस में आपके जो बॉन्डोस ट्राइब होते हैं, बॉन्डोस ट्राइब उनका एक जो राजपूत ट्राइब, सॉरी राजपूत शॉर्ड वो रखते हैं, उसको एक बैनियन ट्री के ऊपर लगाया जाता है, एंड दे फील कि इस पर किसी टाइप की पावर आएगी, ठीक है, किसी टाइप की इसमें सुपर नेचुरल शक्ति आ जाएगी. वो जो राजपूत स्पिरिट है बेसिकली that will come into this short, and they will give the blessings, or they will kind of and protect the entire tribe from any mishappenings or something like that, ठीक है. दैट इज व्हाट द फीटिज्म इज ऑल अबाउट. तो इसमें ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई कर लेते हैं टू बी एज अ काइंड ऑफ एन हैविंग अ पर्टिकुलर पावर, ठीक है. And so it's you can write it down in this way. This the belief in an object of having supernatural power, in particular human made object with power. सो नेचुरलिज्म की बात करें तो नेचुरलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय मैक्स मुलर. और इन्होंने इस कंसेप्ट में बताया था प्रिमिटिव मैन वाज इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल फेनोमेना टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड सम नेचुरल कैलामिटीज एंड कैटास्ट्रॉफ. तो ये आपको अगर याद हो तो आई इन लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द एग्जाम्पल इन विच देयर वाज सर्टन ट्राइब. तो दोज ट्राइब वेर द मुंडा ट्राइब. तो ये मुंडा ट्राइब ये क्या करते हैं? दे रोल डाउन द स्टोन्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एन स्टोन, बिकॉज दे फील कि ये जो थंडरिंग साउंड है, when it happens, it followed by the rain. So whenever they wanted rain, they start rumbling the stones so that they create that noise or the sound of the thunder, and it will automatically rain. That is what the belief of the mundas.
एंड दैट इज व्हाट यू कैन कैटेगराइज अंडर द नेचरिज्म. ठीक है, कि वो मानते हैं देयर इज सर्टेन एक्टिविटी दैट इज बीइंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉजेज. ठीक है, तो ये हो वुड burn fagot so that some may cover the sky resembling cloud, and they believe the symbolic cloud is capable of bringing rain and bringing rain. So ये basically हो tribes जो है इनका भी यही मानना है, ये भी कुछ इस तरह से करते हैं, ये क्लाउड्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल क्लाउड्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट दे फील कि इफ दे विल क्रिएट द क्लाउड इट विल ऑटोमेटिकली रेन. तो ये दोनों आप रेन का ही एग्जाम्पल देख सकते हैं मुंडास के केस में भी एंड होस के केस में भी. And thus the outward events that affect their life has been explained and accounted for the primitive people on the basis of knowledge that they gained through experiences, and gradually this helped them to develop religion. So this naturism, क्योंकि हमने जब approaches की बात की थी, we talked about how naturism as per some anthropologists was the beginning of religion or preceded by something like that, not the initial stages of the religion, लेकिन कहीं ना कहीं वो exist करता था during the evolution process. तो मैक्स मुलर का आप उसमें example लिख के भी बता सकते हैं. ये नेचर में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है इसको प्रिमिटिव लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया, एंड फॉर देम दिस वाज द थिंग ना कि बारिश हो रही है और या तो सूरज निकल रहा है, ये सारी चीज़ें वो यूज्ड टू बी वेरी यू कैन से not very natural to them. They feel like this is happening because of some power behind it, right? So that is how they consider it to be a form of a religion. Religion क्या, आप किसी चीज़ पे विश्वास करते, बिलीव करते हो, that is what you like connect to it. तो उनके लिए यही सारी चीज़ें होगी बिकॉज दैट इज़ वॉट बीइंग इम्पैक्टिंग देयर लाइफ. टोटमिज्म की बात कर लेते हैं हम. सी टोटमिज्म एज अ कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंसेप्ट दिया किसने था? इट वॉज गिवन बाय जॉन मैक्लेनन, दैट यू नीड टू रिमेंबर, इन द आर्टिकल नोन एज द वर्कशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स. सी इफ आई टॉक अबाउट टोटम, तो टोटम कोई भी एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल. एज यू मे सी दिस इज अ टोटम पोल. ठीक है, that is adopted by some clan or some religion group. तो one thing that you need to remember कि totem जो है it can related to both the religion and clan. तो अलग अलग clans के अपने अलग अलग totems भी हो सकते हैं, and it also has some significance in various practices like marriages और बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स होते हैं डे टू डे, उनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. और टेलर के हिसाब से जो ये टोटमिज्म है इट इमर्ज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन वर्कशिप एंड एंसेस्टर वर्कशिप. तो किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखने, तो टेलर का ये मानना था कि कहीं ना कहीं रिलीजन वर्कशिप या एंसेस्टर वर्कशिप से निकल के आया है. ठीक है, देन एमिली दुकम का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग द टोटमिज्म, एंड दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो. सी वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज रिलीजन. Generally what is happening ki whatever the way UPSC has mentioned the syllabus, I'm covering in that manner only, but religion के केस में कहीं ना कहीं I observe this in terms of understanding for you people to make it easier. अगर आपको पहला लेक्चर समझ में नहीं आया, पार्ट 1 समझ में नहीं आया हो एंड यू आर वॉचिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, तो आई सजेस्ट यू गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट अगेन, बिकॉज जो अदर कंसेप्ट दिए गए हैं आपके whether it's in the anthropological approaches to study religion, it becomes more easier for you to understand जब आपने ये वाला जो कंसेप्ट है वो समझ लिया हो. ठीक है, ऑल्दो आई ट्राइड इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट्स इन ब्रीफ इन दैट एज वेल, बट एनीवेज. सो एमिली डुर्कheim के हिसाब से टोटमिज्म वाज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन लाइफ. तो ये भी हमने कल ऑलरेडी बात कर ली थी इसके बारे में. ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं एस्ट्रोलियन एबॉर्जिनीज. तो इनके टोटम्स एज यू मे सी दीज आर द टोटम्स. तो अब ये टोटम्स क्या है? ये टोटम्स पोल ही कहते हैं इनको, और ये टोटम्स पोल होते हैं, इनको दे कंसीडर सेक्रेड एंड दे वर्कशिप देम इन अ वे. और ये टोटम को ये ना ही खाते हैं और उनको मारते भी नहीं हैं. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द बिलीफ ऑन द टोटम्स इज. तो टोटम के अपने अलग अलग पर्पसेस भी सर्व कर सकते हैं. लाइक टोटम, मान लीजिए देयर इज अ पर्टिकुलर टोटम, देयर इज एन एनिमल दैट इज कंसीडर्ड टोटम. ठीक है, तो दैट एनिमल कैन नॉट बी किल्ड, तो दैट विल हेल्प ऑटोमेटिकली इन प्रिजर्विंग दैट एनिमल पॉपुलेशन. तो अगर आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ द टोटम हैज सम सिग्निफिकेंस इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, दैट यू मे राइट इट डाउन. लाइक सेक्रेड ग्रूव्स भी जो होते हैं आपके, ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप्स भी होते हैं, देयर द ट्रीज दैट कैन नॉट बी कटेड डाउन, दे कीप ऑन ग्रोइंग. तो वो भी एक तरह से इन्वायरमेंट को हेल्प करते हैं. आप ट्रीज कटिंग नहीं करेंगे, आप उसको सेक्रेड मानते हैं. बट सेक्रेड ग्रुप के केस में ये होता है कि देयर इज अ सेक्रेड ग्रुप, दैट इज वन ट्री दैट इज सेक्रेड ग्रुप, तो आप उसको कट नहीं कर रहे हो, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. बट टोटम के केस में वो पर्टिकुलर जो आपका एनिमल है, जो प्लांट है, इट इज़ कंसीडर्ड एज अ टोटम एंड मेड भी वो आप एक की बात कर रहे हो या उसके टाइप की और भी जो अनेक है उसकी बात कर रहे हो. ठीक है, तो दैट इज़ द मेजर
और यू कैन सी द स्लाइट डिफरेंस. देन हर्बर्ट रिस्ली ने इंडियन टोटमिज्म को लेके कुछ चीज़ें कही थी दैट माइट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं. तो इनके हिसाब से द रिलीजन एस्पेक्ट ऑफ टोटमिज्म इज ऑलमोस्ट डेड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट एंड द सोशल एस्पेक्ट इज मोर ऑपरेटिव इन इंडिया. माइंडेड जो रेजली थे, रेजली ने भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, आगे चल के हम देखेंगे इनके बारे में. अभी के लिए आप जान लीजिए टोटमिज्म और इंडिया को लेकर इन्होंने क्या कहा था. And most of the explanation related to the origin of clans among Ho, Munda, and the Santhal include that totem originated out of necessity at a time when human help failed to provide required relief. तो दिस कैन बी एनीथिंग, हो सकता है किसी एनिमल को प्रिजर्व करना, हो सकता है किसी प्लांट को प्रिजर्व करना हो. दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड कंसिडरिंग इट टू बी टोटम आउट ऑफ नेसेसिटी एज यू मे सी. जैसे हांसदा क्लान में डक को टोटम माना जाने लगा, पंसिया क्लान में पिज को टोटम माना जाने लगा क्योंकि दे वांटेड टू preserve them, they do not want to kill them, they do not want a people to kill them. Then a marriage cannot be contracted among the male and the female of the same totem. जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की कि क्लैन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है टोटम को. इज अनदर वैल्यू एडिशन लाइक द वे वी सॉ इन द फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हमने दुर्गम का रिलीजन के ऊपर क्या व्यू पॉइंट था. लाइक द सेम वे इट कैन बी आस्क्ड कि फ्रेजर का टोटमिज्म पे क्या कहना था. तो दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं आपको इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है. तो यू शुड बी रेडी विद दैट. ऑल्दो इसमें कुछ नया नहीं है जो फ्रेजर में जो बोला है, हम वही चीज़ देखेंगे जो ऑलरेडी हम टोटम के बारे में जानते हैं, बट यू हैव टू प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर द वे फ्रेजर हैज़ प्रेजेंटेड इट. ठीक है. तो फ्रेजर के हिसाब से टोटमिज्म एज द रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अ स्पीसीज, नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन जो दी थी दैट यू कैन मेंशन. और इनके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट आर नोन एज द टोटम और अ ग्रुप, यू कैन से दैट द टोटमिज्म इज बोथ अ रिलीजियस सिस्टम and a way of forming social group. Because मान लीजिए there are like certain group of people and they have a same totem, so they develop a kind of a social grouping or you can say a social bonding amongst them क्योंकि उन सबका एक टोटम है. और हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि जैसे एक क्लैन का भी अपना टोटम हो सकता है और उस क्लैन में आपस में लोगों की शादी नहीं हो सकती बिकॉज दे कंसीडर टू बी काइंड ऑफ इन ब्लड रिलेटिव. ऑल्दो हो सकता है उनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन हो या ना हो इन बायोलॉजिकल सेंस, बट दे कैन बी कंसीडर टू बी वन. तो दैट इज हाउ इट क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. तो वो आप एक फंक्शन एज अ टोटम लिख सकते हैं. रिलीजन एज अ रिलीजियस सिस्टम इट रिफ्लेक्ट द प्रिमिटिव पीपल preoccupation with the desire to forego a link with such important objects such as animal, vegetable and species. तो basically ये significance of a totem की यहाँ पे बात कर रहे हैं. और उसको kill करना was considered was like kind of prohibited. ये सारी चीज़ है. तो ये भी फ्रेजर ने mention की थी. And as a way of forming social group. तो ये it's like kind of interpretation only, but हाँ ये आप देख सकते हैं. तो दिस इज कंसीडर टू बी द फंक्शन और द कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन जितनी भी चीज़ें थी तो दैट यू कैन मेंशन. तो वाई आई एम टेलिंग यू इन दिस वे ओनली बिकॉज हो सकता है आपसे चाहे वो मैरिज को लेके हो, चाहे वो किनशिप को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर कंसेप्ट द सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं उनमें जितने अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा था, अगर इन केस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो यू नीड नॉट टू गेट वरीड अबाउट इट कि ओके आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड इट वेल इन एडवांस, अब मैं क्या या करूँगा या करूँगी. तो यू हैव टू जस्ट पुट अक्रॉस एवरीथिंग दैट यू हैव रेड राइट नाउ. आप एक डेफिनेशन डाल देंगे, आप जिस भी चीज़ के बारे में उसकी सिग्निफिकेंस और ये सारी चीज़ें थोड़ा घुमा के अच्छे से स्ट्रक्चर वे में लिखेंगे ना, इट विल सर्व द पर्पस. क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो प्रिपेयर नहीं किए हो एंड इट इज़ आस्किंग द एग्जाम, ऑल्दो आपने उस टॉपिक को इन जनरल पढ़ रखा. ठीक है. Now let's talk about the religion, magic, and science. See, so, first of all, we need to understand the meaning or the definition of magic. So, if you remember in first part of religion, we discussed about the James Fraser book that is Golden Bough, and how he talked about the beginning of the religion from magic to religion, then to science. ठीक है, ये इनका कंसेप्ट था दिया हुआ, दैट इज द जेम्स फ्रेजर. तो ही स्टडीड वेरियस सोसाइटीज एंड he did the groundwork, and with this he came out with two types of magic. One was homeopathic magic and another was contagious magic. So what are these two? Let's understand it first. See, homeopathic magic की जब बात करते हैं तो it's based upon the law of similarity. यानी कि कोई दो चीज़ एक दूसरे को रिजेंबल करती है तो it will present the same after effect. तो इसका आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. तो देयर इज कोल्ड ट्राइब. सो कोल्ड ट्राइब बिलीव्स कि अगर आपको बारिश करवानी है, if you have to bring the rain, then you have to make someone suffer in a way that the person will cry, the tears will roll down of his eye, the blood will come out, and the same way rain will further follow it. तो इनका ये मानना था देयर इज अ लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. जिस तरह से बारिश होती है उसी तरह से अगर एक पर्सन है, ही हैज़ टू सफ़र इन, ही इज़ क्राइंग,
एंड द टीयर्स इज रोलिंग आउट ऑफ हिज आई, और जो उसके शरीर से जो भी खून निकल रहा है, ये सारी चीज़ें होंगी। सिमिलर वे में बारिश भी होगी, ये क्वांट का मानना था। उसी तरह से एफिगी बर्निंग भी इसका एग्जाम्पल, ये एफिगी बर्निंग भी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। ये दिखा रही है कि जो रियल पर्सन है, आप जिसको सफ़र कराना चाहते हो, तो मैजिक की हेल्प से यू कैन डू इट। इफ़ यू बर्न द एफिगी ऑफ दैट पर्सन, द पर्सन विल सफ़र इन द सेम वे। ठीक है, ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहता है। ऑल्दो इसके पीछे कोई रेशनल नहीं, इट्स ऑल्दो बेस्ड अपॉन दी इमेजिनरी कंडीशन एंड दी इरेशनल व्यू पॉइंट्स। ठीक है, बिकॉज ये तो मैजिक है, इसमें कोई भी आप सही गलत सच झूठ तो बता नहीं सकते, एंड दैट इज वॉट यू हैव टू बिलीव। तो ये होम्योपैथिक मैजिक हो गया। देन अनदर इज कंटेजियस मैजिक। कंटेजियस मैजिक का एक बेसिक प्रिंसिपल है, दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट सेज कि इफ समथिंग बिलोंग्स टू यू, दैट बिकम्स अ परमानेंट पार्ट ऑफ यू। मान लीजिए आपकी नेल्स है, आपके बाल है, एनीथिंग ऑफ यू, it belongs to you, and if someone has to make you suffer, they can utilize that particular thing that belongs to you to harm you or to do something back to you. That is what the contagious magic is all about. ठीक है, कि ये आपकी कुछ भी चीज़ें लेके उसके साथ जो भी वो जादू टोना टोटका करना है वो कर सकते हैं, and you will have to ultimately suffer for that. Then Fraser opined that all the magical rites found in the primitive societies are based on these two principles. ठीक है, and he designated is to be the sympathetic principles or the sympathetic relations. Then Malinowski ने भी अपना कुछ व्यू पॉइंट रखा था, of course, related to magic. According to him, magic consists of the superstitious act and beliefs through which individuals try to control nature when the technology and rational techniques are insufficient. मतलब कुछ हो नहीं रहा है तो चलो अब मैजिक करके देखते हैं, हो सकता है चीज़ें वर्कआउट कर जाए। ये अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मेलिनोस्की का ये मानना था। एंड उनके हिसाब से दिस मैजिक कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन पीपल ट्राई टू रिड्यूस द एंजाइटी इन दी अनसर्टेनिटी। कि कुछ चीज़ है उनके हाथ में नहीं है, तो या तो हमें भगवान बचाएगा या तो ये जादू टोना बचाएगा, दैट इज व्हाट। एंड बोथ फ्रेजर एंड मेलिनोस्की आर्ग्यूड that magic in primitive science because it came into existence when rational technique are insufficient to control natural phenomena. ठीक है, मेलिनोवस्की ने एक एग्जांपल भी दिया था ऑफ दी ट्रिपोडाइड आइलैंडर्स, और ये ट्रिपोडाइड आइलैंडर्स के एग्जांपल क्या थे, लेट्स सी। सो बेसिकली ट्रिपोडाइड आइलैंडर्स, एज यू माइट नो, ये ऐसी जगहों पे रहते हैं, दैट इज लाइक वाटर ऑल अराउंड, एंड दे हैव टू गो फ्रॉम वन वे वन आइलैंड टू द अदर। जो हमने कुलारिंग के एग्जांपल में भी देखा था, एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता है। इन द कैनॉय बिल्ट बाय देम, कैनॉय जो हमने देखी थी, छोटी सी इनकी बोट होती है, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप की जो कैनॉयज होती है, इनमें दे यूज टू गो फ्रॉम वन आइलैंड टू द अनदर आइलैंड। ठीक है, तो अब इनके जाने के लिए हो सकता है कहीं स्टॉर्म आ जाए, इनकी कैनॉय पलट जाए, सारे लोग मर जाए, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। और दे आर ऑल्सो नोन फॉर ग्रोइंग वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो वो भी इनकी एक आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, और दूसरा एक जगह से दूसरी जगह जाना भी इनको पड़ता है। बट इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनको हार्म कर सकती है, बिकॉज सिंस दे आर स्टेइंग एट एन आइलैंड, there might some kind of a cyclone that come, they have to face various certain uncertain activities out there. तो for avoiding all those things, because इनको तो पता नहीं है ना, इनके पास ऐसा कोई warning system exist नहीं करता that they can utilize for that. So what they believe is कि ये कुछ एक magical activities करते हैं, that is what they believe, it helps them save from all those uncertain events. ठीक है, तो this is the magical practices of the Tripartite Islanders, and for what, that you can write down as a form of case study basically. Then different anthropologists view magic in different ways. अब हम देख लेते हैं क्या क्या अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है बेसिकली। तो इट इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट पीपल यूज टू कंट्रोल सुपर नेचुरल पावर। ये एक आपका कह सकते हैं वन ऑफ द फंक्शन कैन बी ऑफ द मैजिक। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द फोर्सेस ऑफ नेचर टू डिराइव सर्टन डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सभी को मैजिक के बारे में मोर और लेस थोड़ा सा पता है, ठीक है, और हम मैजिक से यहाँ पे जादूगर गोगा की मैजिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस मैजिकल एक्टिविटीज़ दैट यू माइट ऑब्जर्व और यू माइट हैव हर्ड अबाउट इन योर विलेजेस और मे बी इन एंड अराउंड यू समवेयर। ठीक है, and it is use of rituals to direct and control supernatural forces, and it is a control of supernatural forces by the means of compulsive formulas. It is an attempt to mechanistically control supernatural forces, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ताबीज़ देनी होती है, ये होती है, वो होती है, you have to perform certain activities at certain point of time. There are various things that is involved in all these kinds of magic, और जिसको आप अलग अलग आगे जब डिटेल में देखेंगे तो कैसे मैजिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, देन केरला में भी कुछ मैजिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स है दैट यू कैन मेंशन कि कौन कौन सी मैजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। और इनफैक्ट आपके जो ये नींबू और मिर्च लटकाना,
that is also form of part of an that magical activity. ठीक है, because you put it across your houses so that to avoid any evil eye, right? There are some elements of magic that is being given by Raymond Firth. तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं फटाफट से देख लेते हैं. वन इज प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिकल एम और आपका मैजिकल फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये 3 एलिमेंट है आपके मैजिक के. तो प्रैक्टिशनर से ऑफकोर्स जो वो परफॉर्म कर रहा है, तो ये परफॉर्म शामन्स भी करते हैं, मैजिशियंस भी करते हैं, प्रीस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, दैट माइट साउंड ऑड बट हाँ, प्रीस्ट कैन ऑल्सो परफॉर्म सम काइंड ऑफ एन मैजिकल एक्टिविटीज और मैजिकल rituals or anything like that. Then the practical aim. The practical aim covers a wide range of objectives. ये क्या क्या हो सकते हैं? They may be protective in nature, such as protecting from the attack of animal, to protect crop, to cure from illness, emulate. ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं. Protective magical instruments. ठीक है, जो ताबीज़ आप जिसको बोलते हैं emulates, वो भी कहीं ना कहीं it helps you protect from some evil, right? So that is the practical aim of the magic, you can say. And the objective of magic may be productive, such as successful hunting, abundant crop, ample rain, lovemaking, and anything like that. Or these are some examples of that. And केरला में आप एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस का नाम जो मेंशन कर सकते हैं, दैट इज कोथरम प्रैक्टिस. ये एक टाइप की डिस्ट्रक्टिव मैजिक प्रैक्टिस होती है. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मैजिक प्रैक्टिस की होती है बिकॉज इसके अंदर ये एक दूसरे के जो एनिमीज होते हैं उनको हार्म करने के लिए की जाती है. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि जो मैजिकल प्रैक्टिसेस होती है जनरली दे आर परफॉर्म फॉर दिस डिस्ट्रक्टिव पर्पसेज ओनली. और लेकिन हाँ, कई जगह पे आप ये भी देखेंगे समवट लाइक इफ़ यू माइट हैव ट्रैवल्ड इन दी रोडवेज और समवेयर, यू फाइंड कि कोई ना कोई आपको वो पर्ची डाल के चला जाता है कि कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, तो फलाना फलाना बाबा है, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो दैट इज़ वॉट. ठीक है, वो क्या है, वो मैजिक ही है. देन मैजिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो फिफ्थ के हिसाब से देर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ मैजिकल फार्मूला. क्या क्या है वो? द थिंग यूज नोन विच आर नोन एज इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन, द थिंग डन विच आर नोन एज राइट्स, एंड द थिंग्स स्पोकन विच आर कॉल्ड स्पेल. तो ये कौन कौन से 3 फॉर्मूलाज हो सकते हैं? एक तो सबसे पहला जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट. दूसरा वो चीज़ जो आप परफॉर्म करते हैं, द राइट्स और रिचुअल्स, एनीथिंग. और तीसरा जो स्पेल्स. क्योंकि ये सारे एक कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होने चाहिए एक मैजिकल फॉर्मूला में. कहीं ना कहीं इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड और नोन टू मैजिक, यू विल सी ये सारी चीज़ें उसमें फिट बैठती हैं. The things used or medicines are of several types. The medicines which are used for magic are of different way to prepare or obtain. It is said to be prepared from contact with the supernatural being. कई बार आपने ऑफ कोर्स फिल्मों में देखा होगा मोस्टली कि वो जाते हैं शमशान घाट पे जाते हैं, दे लाइक काइंड ऑफ प्रिपेयर समथिंग मैजिकल फॉर्मूला आउट ऑफ इट. तो दैट इज व्हाट यू कैन रिलेट टू. ठीक है, those who are like watching movies, they can able to understand it. The things done or the rites performed are either simple or complex. Magic involves one rite or a series of rite. एक बार हो सकता है वो एकदम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, या हो सकता है एक बार उन्होंने खुद मंत्र पढ़ के दे दिया और समथिंग लाइक दैट. I need not to like define more onto it because these are very common things that you might observe in and around yourself. तो आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो कुछ डिफिकल्टी भी नहीं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं. देन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ मैजिक्स हम देख लेते हैं. जो मैंने आपको बोला कि ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक. हमने अभी तक क्या देखा? होम्योपैथिक मैजिक और कंटेजियस मैजिक अकॉर्डिंग टू द फ्रेजर. और भी दूसरे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिए हैं. लाइक ब्लैक मैजिक जो हम बोलते हैं, ऑफकोर्स ब्लैक मैजिक से नाम से ही पता चलता है, इट इज़ फॉर दी डिस्ट्रक्टिव पर्पस. ठीक है, और जो वाइट मैजिक की हम बात करें तो वाइट मैजिक मे बी फॉर सम प्रोटेक्टिव पर्पस, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हो कि आपने ये कर लिया है कि हो सकता है अच्छा नौकरी मिल जाएगी, ये कर लो शादी जल्दी हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट द कैटेगराइजेशन और द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द मैजिक. तो दैट इज़ व्हाट. तो वाइट मैजिक आप प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव आपकी ब्लैक मैजिक हो जाएगी. सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक की बात करें तो लाइक रिलीजन जिसका एक नॉन एम्पेरिकल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, यू कैन नॉट पर्टिकुलरली जस्टिफाई और डिफाइन इट. सेम गोज विद द मैजिक ऑल्सो. ठीक है, एंड इट इज़ बियॉन्ड लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंटेशन. इट कैन नॉट बी प्रूव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट कि वो सही है, गलत है, कैसे हो सकता है, दैट यू कैन नॉट डू सो. एंड बोथ रिलीजन एंड मैजिक आर कंसर्न विद द सुपर नेचुरल एस्पेक्ट that you need to mark, and religion and magic involve many kinds of taboos and observance. ठीक है, मैजिक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है that you have to do certain things in this way and that way, and same goes with the religion. Of course दोनों के aspects और end results अलग अलग होते हैं, but so and so similarities हम देख रहे हैं, तो that can be included. And religion symbolizes ordinary object and consider them having religion power. Likewise magic manipulate with ordinary object and consider them with the magical power. And function of religion and magic reduces emotional stress. So these are the similarities between religion and magic that you can write down.
देन मैजिक और साइंस के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? सी जो टेलर, फ्रेजर और मेलानोस्कीज थे, दे हैव ऑल डिलिनिएटेड फंडामेंटल सिमिलैरिटीज बिटवीन मैजिक एंड साइंस. वो क्या क्या थे? साइंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सर्टन काउजेज आर द रिजल्ट ऑफ सर्टन इफेक्ट. ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, उसका कुछ रिजल्ट होता है. चाहे आप न्यूटन के लॉ को ले लीजिए, दैट कंप्लीटली एक्सप्लेन्स इट. एंड सेम गोज विद द मैजिक. वो कुछ करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का मैजिक कर रहे हो, कंटेजियस मैजिक हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, तो दे फील कि अगर यहाँ वो कुछ करेंगे तो इट विल हैव सम इफेक्ट ऑन द पर्सन concerned with that. And both science and magic are governed by the bodies of principles specifying how one has to proceed to give certain results. Right? Science में भी you know कि if you have to perform certain activity or an experiment, you know आपको एक के बाद एक step कौन से follow करने हैं. Right? Same goes with the magic as well. देन डिफरेंसेस देख लेते हैं रिलीजन एंड मैजिक के बीच में, क्योंकि हमने सिमिलैरिटीज देखी. अब डिफरेंसेस क्या है वो भी जानना काफ़ी ज़रूरी है. तो रिलीजन इज़ अ पब्लिक एंड कम्युनल, बट मैजिक इज़ कन्फाइंड टू एन इंडिविजुअल. रिलीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिफाइड नेचर, मैजिक इज़ एवरीवेयर यूनिफॉर्म इन इट्स प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हैं. एंड रिलीजन इज पब्लिक एंड इट हैज़ कॉन्ग्रेशनल एस्पेक्ट्स. लेकिन मैजिक तो हमेशा सीक्रेटिव ही होता है. अगर कोई मैजिक किसी पे जादू टोना कर रहा हो तो क्या वो सड़क पे चीख चीख के थोड़ी बताएगा? लेकिन राम मंदिर के लिए पैसे इकट्ठा करने हो तो वो तो सड़क पे आएंगे. सो दैट इज़ वॉट. एंड इन रिलीजन प्रीस्ट कमांड रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी, बट जो मैजिशियन है उनसे लोगों को काफ़ी डर लगता है कि पता नहीं कल को ये क्या कर दे. Religion is commonly used for good purposes. Magic is most commonly used for good and bad purposes. ठीक है, रिलीजन आपके बैड पर्पसेस के लिए तो यूज़ नहीं होता, हम तो भलाई के लिए ही कर रहे हैं. रिलीजन इज सबमिसिव इन नेचर बिफोर सुपरनैचुरल. मैजिक कंट्रोल सुपरनैचुरल फोर्सेस टू वंस फेवर. ठीक है, तो दीज आर वेरी क्लियर डिफरेंसेस दैट यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट. देन जो डिफरेंसेस है रिलीजन और साइंस के बीच में वो भी हम देख लेते हैं. रिलीजन इज क्लोज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ, whereas जो साइंस है इज एन ओपन सिस्टम ऑफ थॉट. इट्स बिलीव आ सेक्रेट. जो आपका रिलीजन का बिलीव होता है सेक्रेट होता है, बट जो साइंस है वो तो प्रोफेन हो सकता है. साइंस में ऐसा कुछ सेक्रेट और ये सारी चीज़ें तो हम नहीं देखते. देर आर नॉट टू बी क्वेश्चन, देयरफॉर दे आर नॉट ओपन टू एम्पेरिकल टेस्टिंग. आप किसी रिलीजन बिलीव को क्वेश्चन नहीं कर सकते. राइट, दे आर सो बिकॉज दे आर सो. आप उसमें सही गलत अच्छी चीज़ें नहीं बता सकते. बट फॉर साइंस यू हैव टू प्रूव दैट. चाहे वो आपकी वैक्सीनेशन टेस्टिंग को हो लेके हो, चाहे वो किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन को प्रूव करने के लेके हो. ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट. बेसिकली आप ये भी नहीं बोल सकते दैट cow urine had some so and so properties, it can heal coronavirus or something like that. You have to prove it. You can just cannot say it, right? देन डिफरेंसेस देख लेते हैं हम साइंस और मैजिक के बीच में. तो साइंस और मैजिक के बीच में डिफरेंस क्या हो सकते हैं? साइंस इज गाइडेड बाय रीजंस, कॉन्ट्रैक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन, बट मैजिक जो है इज नॉट गाइडेड बाय रीजनिंग. इट इज कंसिडर्ड एज अ स्यूडो साइंस, प्रिमिटिव साइंस और बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस. ये टेलर ने कहा था दैट यू शुड मेंशन इफ यू आर राइटिंग अबाउट द डिफरेंसेस इन बिटवीन साइंस एंड मैजिक. और साइंस जो है वो एक्सपीरियंसेस से बॉर्न हुआ है. राइट, अगर किसी ने किसी चीज़ का भी मान लीजिए राइट ब्रदर्स ने आपके फ्लाइंग एरोप्लेन्स का निर्माण किया, तो दे हैव डन इट बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट. इट्स नथिंग समथिंग लाइक दैट दे हैव डन इन वन ट्राई और सो. जो मैजिक है वो ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है. मतलब वन पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट ट्राइंग सर्टन सो एंड सो एक्सपेरिमेंटेशंस. ऑल्दो इट इज बेस्ड अपॉन ट्रेडिशंस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती जाती है. ठीक है, एंड साइंस इज ओपन टू ऑल फॉर कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी. मैजिक एम्स एट फॉर बोथ गुड एंड बैड पर्पसेस. साइंस कैन बी एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड. आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. देन साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड रीजन. मैजिक इज बेस्ड ऑन बिलीफ एंड इमोशंस. साइंस इज बेस्ड ऑन कंसेप्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेज, और ये बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल फोर्सेज होता है. ठीक है, देन टैबू की बात कर लेते हैं हम. टैबू बेसिकली, इफ इन सिंपल लैंग्वेज आई हैव टू टेल यू, समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड, जो आप नहीं कर सकते. दैट इज कंसिडर्ड टैबू इन योर पर्टिकुलर रिलीजन. लाइक सपोज ईटिंग सो एंड सो एनिमल मीट इन योर पर्टिकुलर रिलीजन इज कंसिडर्ड अ टैबू. ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल पूरी तरह से आप उसको अगर कर रहे हो तो यू आर कमिटिंग अ काइंड ऑफ एन सिन. तो दैट इज व्हाट द टैबू इज ऑल अबाउट. तो ये आपके सोसाइटीज़ के डू एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करता है. तो अगर हम इसकी बात करें, प्रोटेक्टिव टैबू भी हो सकते हैं आपके एक, और दूसरे हो सकते हैं प्रोडक्टिव टैबूज एंड प्रोहिबिटिव टैबूज. ये क्या क्या होते हैं एक एक करके हम देख लेते हैं. प्रोटेक्टिव टैबूज की अगर हम बात करें तो इन जनरल अप्लाइड टू द वीक चिल्ड्रन, वुमेन और पीपल, सो दैट दे डू नॉट फॉलो इनटू एनी प्रॉब्लम. तो प्रोटेक्टिव टैबूज आप इस तरीके से देख सकते हैं, बिकॉज समवेयर पीपल ऑल्सो kind of an try and justify why menstruating women should not go to the temple, because they feel that the temple has such a kind of a vibrant energy that might not be good for the woman who's going through the menstruation or the blood loss. She might get affected by it. ठीक है, वो जो temple की energy है वो उनकी body absorb करेगी, तो वो उनके लिए harmful हो सकता है. And because of that they consider the menstruating women should not go. That can be categorized under the protective taboo. ठीक है, इसी तरह से और भी दूसरे examples हो सकते हैं that you can
think about in your own particular social context and write it down. देन प्रोडक्टिव टैबू की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिव टैबूज बेसिकली कुछ ऐसे टैबूज होते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो सर्टन गुड के लिए होती हैं कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आपका शायद जो न्यू क्रॉप है वो इस तरीके से ग्रो करे. ठीक है, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं. आप अच्छा ये होगा अगर आप इसको अपने सोशल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें और एग्जाम्पल वहाँ से निकाल के लेके आए. देन प्रोहिबिटिव टैबूज जो हो सकते हैं, प्रोहिबिटिव टैबूज आप जैसे मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन में सर्टन चीज़ों को खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो दैट इज़ प्रोहिबिटिव टैबू इन योर सोसाइटी. वो इस वे में भी हो सकता है कि कोई वुमेन है, लाइक एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे अगर कुछ लोग हैं तो दे हु मैरी आउटसाइड द विलेज कैन नॉट एंटर इन द कैटल शेड ऑफ द पेरेंट्स हाउस और एनी अदर हाउसेज. दिस इज प्रोहिबिटेड टैबू टू सेफगार्ड द एनिमल फ्रॉम एनी डिजीज और हार्म. तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप ट्राइब के वो भी लिख सकते हैं. तो ये कुछ प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं जो उनको नहीं करनी है. ठीक है, तो ये भी अगेन आपके अपने सोसाइटी में आपको काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे. द आइडिया बिहाइंड दिस वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टैबूज हम किसको कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, देन जो आपका लास्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ शामन, सॉरेसर, विचेस एंड प्रीस्ट. ऑल्दो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, लेट्स क्विकली गो थ्रू इट. देन सबसे पहले अगर हम शामन्स की बात करें तो शामन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली, इसमें आप गुड और बैड ये टैग्स नहीं लगा सकते. ये आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे एंड दे आर नोन एज द गार्डियन और द स्पिरिट. दे इंटरैक्ट विद द पीपल एंड सीक टू सॉल्व देयर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन लाइफ लाइक द अवेबिलिटी ऑफ फूड, हेल्थ इशूज, रेनफॉल, ड्रॉथ एक्सेट्रा. ऑल्दो आपको ये मॉडर्न डे में शहरों में तो शायद देखने को मिले ना, बट आप यूजुअली गांव में देखेंगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है ये देखने को मिल जाए. एंड ये आपको कोरिया में और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में शामन प्रैक्टिसेस इजीली देखने को मिलेंगी. एंड दे ऑल्सो समटाइम्स ब्रिंग न्यूज़ ऑफ वॉन्स अबाउट पीपल अपकमिंग डिजास्टर्स. तो अगर हम शामन की आपको फोटो दिखाएं तो ही इज़ द शामन. और ये कोट आई फाउंड इट टू बी वेरी गुड, दैट इज़ वाई आई इंक्लूडेड इट कि एक शामन के हिसाब से व्हाट इज़ अ पॉइजन. तो एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट वी नीड इज़ अ पॉइजन. ठीक है, इट्स अ वेरी पावरफुल लाइन दैट इवन द पावर, लेजीनेस, फूड, ईगो, एम्बिशन, वैनिटी, फियर, एंगर और वट एवर, एक लिमिट के बाद इट कैन बी पॉइजनस टू यू. ऑल्दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट या आई फाइंड इट गुड, दैट इज वाई आई इंक्लूडेड इट. सो सॉरेसर और विचेस की अगर हम बात करें तो सी विचेस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट इज रिलेटेड टू द जेंडर, फीमेल जेंडर, और सॉरेसर्स दे आर मोस्टली द मेल्स वन. ठीक है, they have the low social and economic status in society. Both sexes are involved in the practicing sorcery and witchcraft. और मोस्टली ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं ये बुरा ही काम करते हैं जो विचेस भी हैं. यू मे सी बहुत सारे आपके ट्राइब्स भी हैं जहाँ पे ये विच प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें चलती हैं. और ऑल्दो इसके अदर बैड इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो बट हम ये सोशल पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे, इसलिए आई वोंट गो इनटू दैट. विल जस्ट लिमिट आवरसेल्फ हियर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉरेसर एंड विचेस. तो ये जो आपके सॉरेसर एंड विचेस हैं इनको सोसाइटी में एक तरीके से आप मान लीजिए डर की निगाहों से देखा जा सकता है, बिकॉज विचक्राफ्ट इज इनबॉर्न एंड ऑफन एन इनकॉन्शियस कैपेसिटी टू वर्क इविल. ठीक है, हो सकता है किसी को पता भी ना हो दैट द पर्सन इज हैविंग सो एंड सो evil power inside it, but they'll have it. तो जैसा कि जनरली आप देखेंगे विलेजेस में बोला जाता है. ठीक है, एंड दे आर born with such power like sorcery, witchcraft is an attempt to harm other through the supernatural means. तो बेसिकली ये कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट यू कैन मेंशन, एंड दे आर इनबॉर्न. वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे आर इनबॉर्न, और हो सकता है वो पर्सन को पता ना, और मोस्टली दे आर फॉर द इविल पर्पसेस ओनली. एंड जो आपके विचक्राफ्ट है ये आपके अफ्रीकन फुटबॉल मैचेस में बैन कर दी गई थी. दिस वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग रीड. अगर आप चाहें तो इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख सकते हैं. यू कैन गूगल इट आउट, विचक्राफ्ट बैन फ्रॉम अफ्रीकन फुटबॉल मैचेस. किस तरह से ये यूज़ किया जाता था टू टर्न द मैच इनटू योर फेवर. और इसको आप एग्जाम्पल में चाहे तो केस स्टडी के तौर पे डिपेंडिंग अपॉन कैसे क्वेश्चन पूछा गया आप लिख सकते हैं. ठीक है, देन प्रीस्ट की अगर हम बात करें तो प्रीस्ट तो आप जानते ही हैं, दे आर द मेल स्पेशलिस्ट हु ऑफिशिएट पब्लिक इवेंट्स एंड आर ऑफ वेरी हाई स्टेटस. आपके जो ये सॉलिसिटर एंड विचेस है इनका जो सोसाइटी में स्टेटस होता है दैट इज़ अ वेरी लो स्टेटस. इनको लोग डरते भी हैं इनसे और इनको कोई पूछता भी नहीं है. बट प्रीस्ट की अगर हम बात करें दे हैव अ वेरी हाई सोशल स्टेटस एंड दे हैव एबिलिटी टू रिलेट टू द सुपीरियर और द हाई गॉड्स हु आर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी पर्सनस कंट्रोल. एंड देयर ट्रेनिंग इज विगरस, लॉन्ग एंड प्रेइंग. आप देख रहे होंगे, आप अगर बनारस भी कभी गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा प्रीस्ट किस तरीके के होते हैं. और चाहे हम प्रीस्ट की यहाँ बात करें, बट इट कैटेगराइज ऑल द अदर रिलीजन हेड्स ऑल्सो. ठीक है, चाहे वो आपके मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हो, चाहे क्रिश्चियंस में हो, फादर्स हों, या और भी दूसरे कम्युनिटीज़ में जो रिलीजन हेड होते हैं, हम यहाँ उनकी बात करें. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रीस्ट जो हम जनरली बोलचाल में बोलते हैं हिंदू में. ठीक है, देन ये जो आपका टॉपिक है ऑफ बी द कॉन्ट्रीब्यूटर टॉपिक 2, फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द इनिशिएटिव, दे कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आज के लिए भी ये टॉपिक सेम ही रखा है मैंने नया टॉपिक इंक्लूड नहीं किया बिकॉज आई डेंट रिसीव एनी
contribution from your side. So whenever you are watching the lecture, I request you to आप इसके ऊपर थोड़ा सा research करें, थोड़ा सा देखें, और एक link भी include किया गया है इसके साथ, so that it will help you to develop a kind of an understanding on yourself. क्योंकि आप कितने टाइम तक दूसरे की चीज़ों पे निर्भर रह सकते हैं. Sometimes the way UPSC has been evolving, आपको भी थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा और थोड़े से खुद से भी करनी पड़ेगी चीज़ें एक्सप्लोर, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड थिंग्स. ठीक है, सो दिस इज़ what we covered the entire topic 5, and I'll be coming up with the next lecture, that is anthropological theories, very soon. And thank you so much.